नमस्कार। मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कुरहान यूनिवर्सिटी चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को यूरोप के इतिहास से एक ऐसा अध्याय लेकर आया हूँ जिसका नाम है पूर्वी समस्या यानी ईस्टर्न क्वेश्चन। ये पूर्वी समस्या क्या थी, इससे संबंधित आपको परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पूर्वी समस्या के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले यह जानना जरूरी है आपको कि इससे संबंधित परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि पूर्वी समस्या के संबंध में अपना वक्तव्य स्पष्ट करें, या ये भी पूछा जा सकता है पूर्वी समस्या क्या थे, इसके क्या क्या कारण थे, वर्णन करें, या पूर्वी समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर के तौर पर मैं ये बता दूं कि पतनोमुखी तुर्की साम्राज्य ने यूरोप के इतिहास में 19वीं शताब्दी में जिस समस्या का जन्म दिया, यानी जिस समस्या को वह जन्म दिया, उसे हम पूर्वी समस्या कहते हैं। यानी कि जो तुर्क साम्राज्य अपने पतन की ओर, अपने गिरते हुए डाउनफॉल की ओर जा रहा था, या 19वीं शताब्दी में जिस समस्या को वह जन्म दिया, उसे हम पूर्वी समस्या कहते हैं। यह बहुत ही जटिल, उलझी हुई एवं विभिन्न देशों के परस्पर विरोधी हितों से संबद्ध थी। तुर्की साम्राज्य के उदय मध्यकाल में हुआ था। उस युग में पूर्वी यूरोप का बड़ा भाग तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। मतलब पूर्वी यूरोप का एक बड़ा भाग तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। तुर्कों ने यूरोपीय जाति के पूर्व की ओर बढ़ने का मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। यानी तुर्कों का उस्तुनिया पर कब्जा हो गया था, यह 15वीं शताब्दी में ही हो गया था। तो ऐसी स्थिति में तुर्कों के अत्याचारों से ईसाइयों को बचाने के लिए 1664 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, पोलैंड तथा वेनिस के राज्यों ने एक पवित्र संघ की स्थापना की। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पवित्र संघ की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किन देशों ने मिलकर किया था। तो पवित्र संघ की स्थापना की, जिसका सदस्य 1699 ईस्वी में रूस भी बन गया। इस संघ ने 1699 ईस्वी में तुर्की को परास्त करके संधि करने पर विवश किया। इस संधि के अनुसार तुर्की शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया, यानी तुर्की शक्ति को पूर्णतः बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद तुर्की शक्तिहीन हो गया। उसकी दशा एक रोगी के समान हो गई। ना तो वह खुद चल सकता है, न बिना किसी की मदद से वह चल भी नहीं सकता है। ऐसी दशा हो गई तुर्की साम्राज्य की, जो बहुत लंबी बीमारी के कारण शक्तिहीन ही हो गया। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस की क्रांति के बाद तुर्की साम्राज्य अति विशाल था तथा पूर्ण प्रायद्वीप एवं रोमानिया के अंग थे। इसके अतिरिक्त एशिया एवं अफ्रीका के भी कुछ प्रदेशों पर तुर्की का अधिकार था। किंतु सुल्तानों की विलासी प्रवृत्ति, यानी सुल्तान वहाँ की विलासी प्रवृत्ति के थे के कारण यह विशाल साम्राज्य इस समय पतन की ओर अग्रसर हो चला था। तुर्की रूस जो था तुर्की के पतन से अपना लाभ उठाकर उसके प्रदेशों को छीनने का प्रयत्न कर रहा था। सुल्तानों की प्रांतपति सुल्तानों की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर वे स्वतंत्र होने लगे थे। यानी सुल्तान जो था, तुर्की का सुल्तान था, वह प्रांतपति सुल्तानों का जो थे वह शक्तिहीनता का फायदा उठाकर वह स्वतंत्र होने लगे थे। इस समय तुर्की विभिन्न भाषाओं, धर्मों एवं जातियों का अजायब घर बना हुआ था। यानी कि तुर्की में सभी तरह के धर्म के लोग रहते थे। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ का आवास था। तुर्की का सुल्तान स्वेच्छाचारी था, यानी अपने आप में ही चलता था। वह राजनीतिक नेता होने के साथ साथ एक धार्मिक नेता भी था अथवा खलीफा भी होता था। वह धर्म का नेता यानी खलीफा भी होता था।
परंपरागत प्रणाली के कारण शासन व्यवस्था विकृत हो चुकी थी, यानी कि उसकी जो शासन प्रणाली थी धार्मिक और राजनीतिक नेता होने का, यह परंपरागत प्रणाली के कारण उसकी व्यवस्था जो थी विकृत हुई। बड़े बड़े पदों से भरे दरबार में नीलाम किया जाता था। फ्रांस की क्रांति ने तुर्की साम्राज्य की जनता को उस चेतना प्रदान किया जब राष्ट्रीय भावनाओं का उदय नहीं हुआ था तथा विभिन्न जातियों को एक सूत्र में बांधना कोई कठिन कार्य न था। किंतु क्रांति के सिद्धांतों ने तुर्की में पहुंचकर हलचल मचा दी। विभिन्न जातियों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करने लगी। इस आंदोलन के पतनोन्मुखी तुर्की साम्राज्य पर गहरा धक्का पहुंचाया तथा 19वीं शताब्दी में तुर्की यूरोप के लिए एक महान समस्या बन गया। यही समस्या को हम पूर्वी समस्या के नाम से जानते हैं। यदि इस अवधि में इस समस्या का विश्लेषण किया जाए तो यह हम देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देखते हैं कि नंबर 1 में समस्या का विश्लेषण करते हुए हम यह बताना चाहते हैं में कि तुर्की के सुल्तान अयोग्य और निर्मल थे। यह तो आप लोग ऊपर में मैं बता ही दिया कि तुर्की के सुल्तान अयोग्य थे और निर्बल भी थे। इसके फलस्वरूप प्रबंध में भ्रष्टाचार व्याप्त था। लोग कुछ भी लेकर राज्य में आर्थिक दशा खराब हो जाने के कारण राज्य निरंतर पतन की ओर जा रहा था। इस पतनोन्मुखी साम्राज्य को यूरोप का मरीज की संज्ञा दी गई थी, यानी कि पूरे यूरोप में जहाँ तक तुर्की साम्राज्य फैला हुआ था इसी पतनोन्मुखी को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तुर्की समस्या के अंतर्गत ईसाई प्रदेश की जनता स्वायत्त शासन की मांग कर रही थी, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावनाएं जागृत न होने लगी थी और उन्हें पराधीनता और सहनीयता हो रही थी। यह जो पराधीनता था, उसे दूसरे के अधीन रहना था, वह असहनीय थी। अब वे स्वतंत्रता के लिए ललायत हुई थी, यानी तुर्की स्वतंत्रता के लिए ललायत होने लगे। तुर्की स्थिति दूसरे नंबर में मैं बता रहा हूँ ग नंबर में कि तुर्की स्थिति अल्पसंख्यक जनता भी आंदोलन कर रही थी। तुर्क ने तुर्की की कमजोरियों का लाभ उठाकर धर्म और जाति के आधार पर उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना आरंभ कर दिया। वास्तव में रूस बाल्कन प्रदेश एवं भूमध्य सागर में अपना प्रभाव में वृद्धि करना चाहता था और उसकी इस महत्वाकांक्षा में तुर्की की कमजोरी मदद पहुंचा रही थी। ये तीसरा बात था। अन्य यूरोपीय शक्तियों के लिए रूस की ये जो भावना थी रूस की, क्षेत्र को प्रभावी वृद्धि असहनीय थी। माने रूस इस क्षेत्र को हथिया लेना चाहता था, इस पर वह कब्जा करना चाहता था। वह चाहता था कि हम इस पर हासिल करें, और जिसे यूरोप के अन्य राज्य इस पर नहीं करना देना चाहते थे, क्योंकि इसके उनके हितों के लिए संकट उत्पन्न होता था। संकट क्या हो सकता था? युद्ध की स्थिति भी आ सकती थी। ब्रिटेन को अपने भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए यह जरूरी था, यानी कि वह तुर्की पर कब्जा जमाए रखे भारतीय राज्यों के नियंत्रण के लिए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में भी थी और भारत में राज भी कर रही थी, और इस कमजोरी तुर्की साम्राज्य बरकरार रहे। वो चाहता था कि यह कमजोरी, इंग्लैंड चाहता था, ब्रिटेन चाहता था कि तुर्की जैसा यूरोप का मरीज बना हुआ है वैसा ही बना रहे, तब ताकि हम भारत में साम्राज्य के नियंत्रण की जरूर कर दें, क्योंकि ब्रिटेन को भारत आने जाने का मार्ग तुर्की साम्राज्य से होकर ही जाता था। इसके अलावा यदि पूर्व में रूस मजबूत होता है तो वह भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा वह जानता था। यानी कि ब्रिटेन यह जानता था, अच्छी तरह इस बात को जानता था ब्रिटेन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, यानी कि भारत में जिस समय यह यूरोप मरीज बना था, भारत में यह यदि रूस का आधिपत्य हो जाएगा तो हमें तुर्क से होकर भारत जाने का रास्ता जो है वह नहीं मिलेगा, और यह नहीं मिलने के कारण रूस पर, उस राज्यों पर, उस रास्ते पर कब्जा हो जाएगा जिस होकर ब्रिटानिया सरकार गुजरती है। ब्रिटेन के लोग जाने का रास्ता है,
तो रूस वास्तव में चाहता था कि उसका अधिकार इस क्षेत्र पर, बाल्कन क्षेत्र और भूमध्य सागर पर अपना प्रभाव वृद्धि हो जाए, लेकिन रूस की इस मंशा को ब्रिटेन नहीं होने देना चाहता था। ब्रिटेन चाहता था कि यह रूस का जो मरीज जो है, यह यूरोप का जो मरीज है वह मरीज ही बना रहे, ताकि रूस इस पर आक्रमण कर हथियार न ले और उसकी जो अराजकता की स्थिति है वह हमेशा बनी रहे। तो यही है पूर्वी समस्या। इसी से लालान्वित होकर आप शुरू में मैंने बताया था आपको, आरंभ में ही आप देख सकते हैं कि परस्पर विरोधी हितों से संबद्ध थी। यह परस्पर विरोधी हितों से संबद्ध थी, जिसके कारण रूस में ऐसी घटना घटी। और यह घटना जो घटी रूस और ब्रिटेन के बीच, यानी कि आप पहले भी देखें कि 1964 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड तथा वेनिस राज्यों ने एक पवित्र संघ की स्थापना की थी और इसके सदस्य 1699 ईस्वी में रूस भी बन गया। यानी कि ये चारों राज्य चाहते थे कि ये चारों अपने परस्पर हितों को मंशा की पूरी करने के लिए, परस्पर हितों की मंशा को पूरी करने के लिए तुर्क पर अपना दखलंदाजी प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इंग्लैंड इसके विरोधी साबित हुआ। इंग्लैंड अगर ऐसा नहीं करता तो यूरोप की बाल्कन क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर उसका हक जम जाता, जिसके कारण वह शक्तिशाली बन जाता और ब्रिटेन हो सकता था कि रूस इस शक्तिशाली के बाद भारत पर भी अपना कब्जा स्थापित कर ले, क्योंकि भारत उस समय जो था ब्रिटेन के कब्जे में परतंत्र था। तो इन सब बातों को लेकर तुर्की साम्राज्य का उदय जो था, इन सब बातों को लेकर यूरोप जो था, यह पूर्वी समस्या बनी रही। तो आज हमने जाना कि पूर्वी समस्या क्या है और पूर्वी समस्या के क्या कारण थे, तुर्की के इसका क्या महत्व था और तुर्की के इस महत्व को अपने आपसी प्रतिस्पर्धा पर कैसे इन लोगों ने अपना हाथ जमाया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।